अंतरिक्ष में इसरो के वैज्ञानिकों ने भारत की एक और कामयाबी का झंडा लहराया और वो तस्वीर हम आपको अब दिखाने वाले हैं। आज भारत समेत पूरी दुनिया की नजर श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर पर टिकी थी, जहां चंद्रयान 3 अपने सफर पर निकलने के लिए तैयार खड़ा था। कंट्रोल रूम के अंदर वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ी हुई थी और एक डर भी था, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर लैंड करने में असफल रहा था। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने पुरानी खामियों को दूर करके 4 वर्ष बाद चंद्रयान 3 को लॉन्चिंग पैड पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसे देखने के लिए लॉन्चिंग साइट के पास लोग इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए मौजूद थे। ठीक 2:35 पर चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। लॉन्च होने से लेकर धरती की ऑर्बिट में प्लेस होने में चंद्रयान 3 को 16 मिनट लगे। इस पूरी प्रक्रिया के सबसे क्रूशियल 3 मिनट हमने आपके लिए निकाले, जिसमें आपको चांद वाला सपना साकार होता हुआ दिखेगा। तो वो 3 मिनट आपको आज मिस नहीं करना चाहिए। उस 3 मिनट में इस सफर को देखिए। यह भीम का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिक 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Here we have a majestic liftoff of LVM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M4 रॉकेट का। यह भीम का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। S-200 स्टेप ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है, और अभी घोषणा की गई L-110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। Stage thrust cut off and separated. C-25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन, और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। Cryo stage thrust cut off. Satellite injection condition is achieved. अभी पुष्टि की गई चंद्रयान 3 को प्रमोचन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। Chandrayaan 3 satellite separated. चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। Chandrayaan 3 has attained a major milestone successfully. Chandrayaan 3 mission accomplished. Its precise satellite injection conditions, LVM-3M4 mission is successful. Jai Hind. The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center. जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस 3 मिनट ने
आपको भी रोमांचित कर दिया होगा और ये गर्व की बात है हर भारतीय के लिए और हर भारतवासी इन तस्वीरों को देखने के बाद रोमांचित हो गए। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये तस्वीर तो अपने आप में गर्व करने के लिए काफी था, लेकिन अब आगे क्या? चंद्रयान 3 कैसे चांद तक पहुंचेगा और चांद की सतह पर उतरकर वो करेगा क्या? आज हम आपके मन में उठ रहे इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि चंद्रयान 3 चंद्रमा तक का 3,84,000 किलोमीटर का सफर कैसे पूरा करेगा। अब अगले 22 दिन तक, क्योंकि आज ये अपने सफर पर निकल चुका है और अगले 22 दिन तक चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर काटेगा और ऑर्बिट में अपना दायरा ये बढ़ाता जाएगा। 22 दिन बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर अगले 6 दिन तक चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा। इसके बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में दाखिल होगा। ये चंद्रमा की तरफ बढ़ा और चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए अब चंद्रमा के ये ऑर्बिट में दाखिल होगा और फिर 13 दिन तक चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। यानी चंद्रमा के इस ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद 13 दिन तक चंद्रयान 3 लगातार इस ऑर्बिट पर चक्कर लगाएगा, चंद्रमा के ऑर्बिट पर। और इसके बाद 40वें दिन चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर चंद्रयान से लैंडर अलग हो जाएगा। इसके बाद चंद्रमा की सतह, यानी कि ये चंद्रमा की सतह पर लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद लैंडर में से रोवर बाहर निकलेगा और 14 दिन तक चंद्रमा की सतह का एक्सपेरिमेंट वो वहां पर करेगा। लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा। मतलब यह है, अब आप सोच रहे होंगे लूनर दिन क्या है। लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा। मतलब यह है कि चांद का एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है और चंद्रयान 3 के रोवर के काम करने के लिए सूरज का निकलना होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सोलर पैनल से ही इस रोवर को ऊर्जा मिलेगी। और करीब 40 दिन बाद यानी कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 जब चांद पर कदम रखेगा तो आप अपना सीना गर्व से चौड़ा करके पूरी दुनिया को कह पाएंगे कि भारत चांद पर कदम रखने वाला चौथा देश बन गया है। अब आपको और सरल शब्दों में बताते हैं कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद चंद्रयान 3 का क्या होने वाला है, यानी चंद्रयान 3 वहां पर जाकर क्या करने वाला है। 23 अगस्त को लैंडर और रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे। ये तो आपने कैसे पूरी प्लानिंग हुई है इसके बारे में आप जान लिया। मिट्टी और डस्ट की उसके बाद फिर ये वहां पर स्टडी करेंगे, यानी ये रोवर जब वहां पे उतरेगा तो उसके बाद मिट्टी और डस्ट का अध्ययन वो करना शुरू करेगा और चांद की सतह की रेडिएशन की भी फिर ये जानकारी इकट्ठा करेगा कि चांद की सतह पर रेडिएशन क्या है और कैसे है। पानी और खनिजों का भी ये पता लगाएगा। उसके बाद ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं आते हैं। तो यानी ये तमाम काम चंद्रयान 3 करने वाला है। LVM-3 अभी छोटा छोटा कदम ले रहे हैं कि ह्यूमन रेटिंग करने का। आज का ये S200 है जो अभी ही ह्यूमन रेटेड है। L110 इंजन दिस टाइम लॉन्च में ह्यूमन रेटेड हो गया है और कई चेंजेस हो रहे हैं इस रॉकेट में ह्यूमन रेटिंग के तरफ आगे बढ़ाने का। तो एक दिन जो हम और गगनयान का पहला अनमैन्ड मिशन जो होगा उसी समय ये रॉकेट पूरी तरह ह्यूमन रेटेड होगा। तो ये हम छोटा छोटा कदम ले रहे हैं। लॉन्चिंग के बारे में चंद्रयान कभी अर्थ बाउंड ग्रेविटी ऑर्बिट से मून तक जाएगा, ये होगा 1 अगस्त को। 1 August will be the translunar injection going to take place as per the nominal program. So we will have 4 earthbound maneuvers. After that, it will have the lunar injection on 1 August. After that, it will be captured in moon. Then it will become our orbit propulsion module, lander module separation will happen on 17th of August. So final powered descent and landing is currently planned on 23rd August at 5:47 Indian Standard Time, evening. So that is the current, everything goes normal from today to landing, that is the schedule. तो तकनीकी तौर पर चंद्रयान 3 क्या करने वाला है ये तो हमने आपको बताया और ये आप समझ भी गए होंगे, लेकिन सरल शब्दों में और इसे आसान करके अगर आपको समझाएं तो चंद्रयान 3 का वही मकसद है जो चंद्रयान 2 का था,
यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। यही इस मिशन का सबसे मुश्किल काम भी है। ये इतना आसान नहीं है। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर लैंड तो कर गया था, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग वो नहीं कर पाया था। अब इसे वैज्ञानिक भाषा में अगर हम समझाएं तो इसे ये हार्ड लैंडिंग कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे हार्ड लैंडिंग कहा जाता है। और उस वक्त इसरो प्रमुख के शिवम थे और चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग से शिवम भावुक हो गए थे। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसरो सेंटर में मौजूद थे। ये तस्वीर आपको जरूर याद होगी। तब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया था। चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था, लेकिन भारत का चंद्रयान 3 मिशन 100% सफल होगा। और हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि भारत ने चंद्रयान 2 की असफलता के बाद पिछले 4 वर्ष में हर खामी पर काम किया है। इसलिए इसरो ने चंद्रयान 3 में कई बदलाव किए हैं, क्योंकि हम भारतीयों में एक खासियत होती है, हम हर असफलता के बाद अपने आप को सफल बनाने के अथक प्रयास पर लग जाते हैं। और यही मंत्र हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी खुद पर लागू किया। इस बार विक्रम लैंडर के उपकरणों की ताकत को बढ़ाया गया है। इसे नए सेंसर से लेस किया गया है, यानी इसमें और नई तकनीक के सेंसर जोड़े गए हैं। वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 मीटर गुना 500 मीटर था, यानी विक्रम लैंडर के उतरने के लिए इतना ही एरिया था। इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर गुना 2.5 किलोमीटर है, यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतर सकता है। और लैंडिंग के लिए सही जगह का चुनाव भी चंद्रयान 3 खुद करेगा। विक्रम लैंडर के इंजन पिछली बार से ज्यादा ताकतवर है और विक्रम लैंडर में ज्यादा ट्रैकिंग और कमांड एंटीना भी लगाए गए हैं, ताकि गलती की संभावना ना के बराबर रहे। यानी पिछली बार की गलतियों से सबक सीखते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने हर चीज पर काम किया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता की गारंटी 100% है और भरोसा हमें अपने वैज्ञानिकों पर है। ये स्पेस लॉन्च बेहद कॉम्प्लिकेटेड है। पिछली जो गलतियां थी, पिछली जो चूक थी, पिछली जो भी ऐसी चीजें थी जो नहीं हो पाई थी, उन्हें इसके अंदर पूरा किया गया है। उसके अंदर कई सुधार किए गए हैं। 5 बड़े महत्वपूर्ण सुधार PSLV जो LVM है उसके अंदर किए गए हैं, यानी जो लॉन्च व्हीकल है। और इसके अलावा चंद्रयान 3 के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें की गई हैं, यानी जो विक्रम लैंडर है जो पिछली बार क्रैश हो गया था, उसके जो लैंडिंग गियर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया गया है। और अब ये 2 मीटर प्रति सेकंड के साथ साथ 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पर भी लैंड कर सकता है। यानी उसको अगर वो क्रैश लैंड की होता है, अगर स्पीड ज्यादा होती है, वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो वो उसे भी सस्टेन कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर एक लेजर वेलोसिटी डॉपलर भी लगाया गया है, जिससे कि आंका जाता है कि किस तरीके से जो जमीन से यानी चंद्रमा की सतह से कितनी ऊंचाई के ऊपर ये होगा और वहां से किस तरीके से ये लॉन्च जो लैंडिंग के वक्त इससे कोई परेशानी ना हो। इसमें व्हीकल को नाम को दिया है LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, ये तो 3 स्टेज व्हीकल है। ये तो पहले वाला 2 स्ट्रैप ऑन है, S200 कहते हैं इनको। 200 का सॉलिड प्रोपेलेंट रहते हैं। ये वाला L110 स्टेज है, इसमें 110 लिक्विड प्रोपेलेंट रहते हैं। और तीसरा स्टेज है क्रायो स्टेज, C25 कहते हैं इनको। इसमें 25 टन क्रायो प्रोपेलेंट रहते हैं। ऊपर वाला हीट शील्ड, ये तो कंपोजिट स्ट्रक्चर है। इसमें अंदर सैटेलाइट को मतलब हीट शील्ड करेंगे का अंदर है। इसका मतलब ये तो हीट शील्ड है। हीट शील्ड मतलब एटमॉस्फेयर का मतलब जब फ्रिक्शन है, इसका हीट का चलते स्पेसक्राफ्ट डैमेज ना हो, इसलिए हीट शील्ड बनता है। उसका बाद हीट शील्ड खुल जाता है, क्योंकि अननेसेसरली ओवरबर्डन को ले जाना बेकार है। विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग ही सबसे मुश्किल काम है। जहां पर विक्रम लैंडर उतरेगा वो चांद का दक्षिणी ध्रुव है, और चांद का दक्षिणी ध्रुव काफी रहस्यमयी है। दुनिया अब तक इससे अनजान है, और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ का अंधेरा। दक्षिणी ध्रुव की चुनौती को नासा भी जानता है, और नासा ने कहा था कि दक्षिणी ध्रुव पर कितनी भी बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल कर ले, एडवांस्ड लैंडर उतार दे, तब भी ये पता हासिल कर पाना मुश्किल है कि दक्षिणी ध्रुव की जमीन कैसी दिखती है। अब इसे भी आसान शब्दों में जरा आप समझिए कि दक्षिणी ध्रुव के कई हिस्सों पर कभी रोशनी नहीं पड़ी है, और दक्षिणी ध्रुव का ज्यादातर हिस्सा छाया में रहता है, इसलिए यहां बर्फ होने की ज्यादा संभावना है।
जहां जमा पानी अरबों वर्ष पुराना हो सकता है। इससे सौर मंडल के बारे में काफी अहम जानकारियां हासिल करने में मदद मिल सकती है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि दक्षिण ध्रुव ऐसा जगह है जहाँ पर अभी तक कोई भी देश नहीं पहुँचा है। भारत कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा हमें समझाइएगा कि कितनी अहमियत है इस जो है मिशन को अगर हम देखें तो। देखिए, इस मिशन की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि भारत ऐसा देश होने वाला है कि जो पहली बार कोई देश होगा कि जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के आसपास में उतरेगा। तो ये देखिए, ये चंद्रमा का मॉडल है हमारे यहाँ पे। तो ये जो इलाका है यहाँ पे कहीं पे, अभी ये तो एग्जैक्टली मॉडल नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको जो लैंडिंग साइट है नहीं बता पाऊँगा, पर आप समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि ये जो इलाका जो दक्षिण ध्रुव का है, यहाँ पे हम उतरने वाले हैं। और वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे जो है वो सूरज की किरणें नहीं आती हैं ज़्यादा। और जैसे बीच वाला है तो उसको हर 14 दिन में सूरज की किरणें आती हैं, फिर 14 दिन वहाँ पे सूर्य प्रकाश नहीं रहता है। पर दक्षिण ध्रुव में सूरज की कई जगह ऐसी हैं कि जो बिल्कुल अंधेरे में रहती हैं, तो वहाँ पे जो पानी का बर्फ़ है वो वहाँ पे हमें मिल सकता है, और वहाँ पे मिला हुआ है। चंद्रयान 1 की जो मिशन था उसी में हमें पता लग गया था कि चंद्रमा की धरती पे बर्फ़ है। तो ये मिशन में हम वहाँ पे उतर करके लैंडर उतरकर वहाँ की खोज करेगा, वहाँ पे जो ज़मीन के ऊपर जो उसकी जो मिट्टी है उसका परीक्षण करेगा, और ये जो परीक्षण होगा वो और जगहों से कितना अलग है इसके बारे में हमें पता लगेगा। भारत ने आज चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के साथ ही इतिहास रच दिया, और भारत अगर इस मिशन में कामयाब हुआ तो हम अमेरिका, रूस और चीन के साथ आकर खड़े हो जाएंगे, जो भारत से पहले चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। लेकिन दक्षिणी ध्रुव को याद रखिएगा, अगर यह मिशन सफल हुआ तो ये करने वाला भारत पहला होगा। हालांकि भारत अब तक 3 बार चंद्रयान मिशन को अंजाम दे चुका है, और 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। नवंबर 2008 में चंद्रयान 1 चांद के ऑर्बिट में पहुंचा था, और चंद्रयान 1 मिशन में स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा की सतह पर एक मून इंपैक्ट प्रेब की जानबूझकर क्रैश लैंडिंग करवाई थी। इसी की डेटा की वजह से ही चांद पर पानी होने का पता चला था। विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है, भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। वर्ष 2019 में इसरो ने अपने चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया था, और इस मिशन में इसरो ने तय किया था कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी और रोवर की मदद से चांद पर मौजूद एलिमेंट्स की जानकारी जुटाई जाएगी। लेकिन 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हो पाया था। इसरो ने आज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की दोपहर 2:35 पर, और चंद्रयान 3 ने सफल उड़ान भरी, और चंद्रयान 3 अब 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा। अब सबकी नजर 23 अगस्त पर है, जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसलिए इस ऐतिहासिक तस्वीर को भी आज आपको देखना चाहिए था। जी न्यूज़।